Bismillahirrahmanirrahim. I'm Shumaila Khalid, lecturer psychology from Government Training College for the Teachers of Blind Lahore, which is affiliated from the University of Education. I am teaching you the subject Introduction to Psychology, BA Honors Special Education for the first semester, and the course code is PSYC 2111. We are studying the unit number 1, Introduction to Psychology, and our today's topic is topic number 1.5. एजेंडा ऑफ टुडे, हमारा आज का जो टॉपिक है वो 1.5 है, स्टैटिस्टिक्स इन रिसर्च में स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल. After completion of this topic, students will be able to know the importance of statistics in research, know the types of statistics, understand the role of statistics in research. Yes, our today's topic is statistics in research. सबसे पहले हम statistics की definition देख लेते हैं कि what is statistics. The word statistics derived from the Latin word for state mean governmental data collection and analysis. जो word statistics है ये derive हुआ है Latin word state से, जिसका मतलब है governmental data की collection करना और उसको analyze करना. It is a study of data, branch of mathematics dealing with numerical facts, for example data. तो जो स्टैटिस्टिक्स है बेसिकली वो स्टडी है डाटा की, जो कि ब्रांच है मैथमेटिक्स की और न्यूमेरिकल फैक्ट्स के साथ ये डील करती है. टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हियर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. सब नंबर 1 है जी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, नंबर 2 इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स और नंबर 3 है प्रेडिक्टिव स्टैटिस्टिक्स. सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को देख लेते हैं. इट कंसर्न्स विद development of certain indices from the raw data. जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है इसका मेन कंसर्न ये होता है कि वो रॉ डाटा से टेबल्स को फॉर्म करें, टेबल्स को डेवलप करें, रॉ डाटा को टेबुलेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए. ठीक है, रॉ डाटा जो हम आम फिगर्स में डाटा लेते हैं उसको हम अरेंज करेंगे अब टेबल्स में. इट समराइजेज कलेक्टेड और क्लासिफाइड डाटा. बेसिकली अब ये जो डाटा है रॉ डाटा, इसको टेबल्स में ऑर्गेनाइज करना होता है, क्लासीफाई करना होता है, कलेक्शन होती है पहले, फिर उसकी क्लासिफिकेशन होती हैं डाटा की टेबल्स में. मेथड्स यूज्ड इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इसमें जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जो मेथड्स यूज़ होते हैं उनमें जो हैं वो है नंबर 1 है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि स्टैटिस्टिकल एवरेज के तौर पे यूज़ होता है. फिर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, measure of asymmetry, skewness. सबसे पहले हम measures of central tendency देख लेते हैं. It also known as statistical average. measures of central tendency को statistical average भी कहा जाता है. ये बेसिकली एवरेज पॉइंट को लोकेट करता है किसी भी डाटा के, जिसमें जो इसकी 3 टाइप्स यूज़ की जाती हैं. इसमें मीन, मीडियन एंड मॉड 3 एवरेजेस की टाइप्स हैं, इनको यूज़ किया जाता है. जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन आर ऑल्सो समटाइम यूज्ड. इन 3 के अलावा जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी इस्तेमाल किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीन को देख लेते हैं कि मीन क्या है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज अरिथमेटिक एवरेज. मीन को अरिथमेटिक एवरेज भी कहा जाता है. द मीन इज़ फाउंड बाय एडिंग ऑल द वैल्यूज़ इन द सेट, देन डिवाइडिंग द सम बाय द नंबर्स ऑफ वैल्यूज़. तो मीन बेसिकली क्या है, किस तरह से एवरेज को फाइंड आउट करने का तरीका है. इसमें जो वैल्यूज़ हैं उनके सेट को, तमाम सेट को, मतलब अगर आपके पास 10 स्टूडेंट्स का डाटा है, 10 नंबर्स हैं आपके पास, उन 10 के 10 नंबर्स को आप ऐड कर लोगे, देन उसको डिवाइड करोगे सम ऑफ नंबर्स, मतलब 10 के साथ डिवाइड करोगे. फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट्स के स्कोर हैं, किसी के 20 हैं, किसी के 19 हैं, किसी के 17 हैं. तो वो जो हमारे पास 10 रॉ डाटा है, ये 10 लोगों का जो रॉ डाटा है, इसको हम डिवाइड करेंगे 10 पे, जो कि टोटल नंबर ऑफ पीपल्स हैं. तो हमारे पास जो फिगर निकल आएगी वो बेसिकली एवरेज होगा, जिसको हम मीन कहते हैं. नंबर 2 पे हम देखते हैं मीडियन. मीडियन इज़ द वैल्यू ऑफ द मिडल आइटम ऑफ सीरीज व्हेन इट इज़ अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड.
इसी तरह जो मीडियन है बेसिकली वो मिड पॉइंट है किसी भी डाटा का। फॉर एग्जांपल आपके पास 9 स्टूडेंट्स हैं, 9 स्टूडेंट्स का आपके पास डाटा मौजूद है, तो आप उसको एक अरेंज कर लेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद जो वेरी मिड पॉइंट होगा, जैसे 9 का मिड पॉइंट 5 बनता है, तो जो 5 है वो आपका मीडियन कहलाएगा। इसी तरह अगर जो डाटा है वो इवन नंबर में हो, ये तो अभी ऑड नंबर थे 9, तो अगर इवन में 10 नंबर्स हों तो हम मिड वाले 2 पॉइंट्स ले लेंगे। जैसे कि मिड में हमारे पास कौन सा आ जाएगा, 4 या 5। मिड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या निकलता है, 4, 5 या 5, 6, इस तरह करके हम ये 2 पॉइंट ले लेंगे। इन दोनों को ऐड अप करेंगे हम। ऐड करने के बाद इसको दो फिगर्स को हम इनको ऐड करके इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। जो पॉइंट निकलेगा, जो फिगर निकलेगी वो मीडियन होगा। It divides the series into 2 halves. In one half all items are less than median, whereas in the other half all items have values higher than median. अभी जो हम बात कर रहे थे कि जी मिड पॉइंट लिया जाता है मीडियन में, तो जब हमने मिड फिगर उठाई है तो इसके जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं, नीचे वाली फिगर्स हैं, वो मीडियन से कम, मतलब एवरेज से कम कहलाएंगी, और जो ऊपर वाली हैं वो एवरेज से ज़्यादा। नंबर 3 पे है मोड, द नंबर दैट अपेयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ सेट ऑफ नंबर्स। अब मोड निकालने का क्या तरीका है, जब आपके पास एक डाटा मौजूद है और उस डाटा में अगर कोई नंबर फ्रीक्वेंटली आया है, बार बार अपेयर हुआ है, तो वो आपका मोड कहलाएगा। बार बार आने वाली जो वैल्यू है वो आपका मोड है, वो आपका एवरेज है। तो जैसे कि अब आपके पास डाटा है, 10 लोगों का डाटा है, उसमें मतलब 20 में से आपने मार्क्स दिए स्टूडेंट्स को, किसी के 10 हैं, किसी के 12 हैं, किसी के 15। अब 15 जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा स्टूडेंट्स के आ गए, 3-4 स्टूडेंट्स के आ गए हैं। बाकी जो मार्क्स हैं जैसे 16 हो गए, 12 हो गए, ये एक एक स्टूडेंट के हैं। तो जो 15 होगा, जो बार बार आया है स्टूडेंट्स का, वो मोड कहलाएगा। इसके अलावा फाइंड द नंबर दैट इज़ रिपीटेड द मोस्ट, वही बात कि बार बार जो नंबर आ रहा है वो आपका मोड है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, अब हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन देख लेते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन मेजर्स how spread out a set of data is important measures of dispersion। measure of dispersion बेसिकली ये है कि आपका डाटा जो है, जो आपने डाटा लिया वो कितना फैला हुआ है, इसकी मतलब कितने मतलब लोगों के, समझ लें डाटा कलेक्ट किया हमने किसी से, हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं, मिनिमम पॉइंट हमारे पास 2 है और मैक्सिमम जो जा रहा है वो 100 तक जा रहा है या 200 तक, तो कितना बीच में डिस्पर्जन है, फैलाव कितना है डाटा का। इसके लिए जो हम मेथड्स यूज़ करते हैं वो है सबसे पहले रेंज, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले हम रेंज को देख लेते हैं। इट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम वैल्यूज़, मतलब हाईएस्ट एक्सट्रीम और लोएस्ट एक्सट्रीम। रेंज का जो फॉर्मूला है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। जैसे कभी मैंने बात की, जो सबसे हमारे पास जो कम स्कोर है स्टूडेंट्स का वो 2 है, और सबसे ज़्यादा जो स्कोर है वो 90 है। अब 90 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने रह गए, 88। मतलब हमारा जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है रेंज के अकॉर्डिंगली वो है 88। इसी तरह नंबर 2 पे है मीन डेविएशन। इट इज़ द एवरेज ऑफ डिफरेंस ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ आइटम्स फ्रॉम सम एवरेज ऑफ द सीरीज़। तो मीन डेविएशन बेसिकली एवरेज का डिफरेंस बताता है, ठीक है। जो हमारा एवरेज पॉइंट है जो निकलता है उसका डिफरेंस बताता है बाकी वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। पहले पर्सन समझ लें हमारे पास 10 स्टूडेंट्स थे, उनका हमारे पास एवरेज पॉइंट निकला हुआ है जी 15 हमारे पास एवरेज है उनका पॉइंट। तो हम देखेंगे जो पहले स्टूडेंट का स्कोर था वो कितना डेविएट कर रहा है एवरेज पॉइंट से, कितना डिफरेंस है। फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, हर स्टूडेंट का हम सेपरेटली डेविएशन चेक करेंगे, फ़र्क चेक करेंगे उस मीन से, जो हमारा मीन है, एवरेज है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इसमें है जी, व्हेन मीन डेविएशन इज़ डिवाइडेड बाय द एवरेज यूज्ड इन फाइंडिंग आउट द मीन डेविएशन इटसेल्फ, द रिजल्टिंग क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड एज द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन को कैसे हम
फाइंड आउट करते हैं, मतलब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन को। जब मीन डेविएशन को डिवाइड किया जाता है एवरेज से, आपका जो एवरेज पॉइंट है उसको हम डिवाइड कर देते हैं मीन से। मतलब एक स्टूडेंट के नंबर हैं जी 10 और आपका जो एवरेज पॉइंट है वो 15। अब 10 और 15 का जो डिफरेंस है मीन डेविएशन वो 5 है, तो हम 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन होगी। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज़ अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड इज़ कंपेरेबल टू सिमिलर मेजर्स ऑफ अदर सीरीज। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बेसिकली ये भी डिस्पर्जन का ही मेजर कहलाता है और ये अदर सीरीज़ की तरह ये हेल्पफुल होता है, कंपेरेबल होता है और या सिमिलर होता है इन चीज़ों से, डिस्पर्जन से। नंबर 3 पे हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन ऑफ ए सीरीज एंड इज़ कॉमनली डिनोटेड बाय द सिंबल प्रोनाउंस्ड एज सिग्मा। स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीक़ेकार है इसमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में, जिसको प्रोनाउंस किया जाता है एज सिग्मा के तौर पे। अब हम देखते हैं वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ ही वेरिएंस आता है। स्क्वायर द स्टैंडर्ड डेविएशन, जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ले लेते हैं तो वो वेरिएंस कहलाता है असल में। ठीक है, अगर उसका स्क्वायर की जगह अंडर रूट लगा दें या मतलब स्क्वायर को हटा दें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, लेकिन अगर जस्ट स्क्वायर लगा के किसी भी वैल्यू को हम रखें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर है वो वेरिएंस कहलाता है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड द स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन ऑफ दैट डाटा। अब कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे लेते हैं हम, पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको हम डिवाइड कर देंगे मीन डाटा के साथ, तो वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो बेसिकली इन सब के लिए फार्मूलाज होते हैं स्टैट्स के, मीन के, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, रेंज, इन सब के फार्मूलाज होते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे जस्ट इनकी डेफिनेशंस देख रहे हैं कि किस मेजर का क्या काम है। हम यहाँ पे उनके फार्मूलाज डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि हम क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर रहे यहाँ पे। अब है वो हमने देखा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब वेरिएंस। मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन विद 100। अब पहले आपने कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड किया मीन से। अब वेरिएंस कैसे निकलेगा, जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आया था उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, तो आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल आएगा। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, मेजर्स ऑफ एसिमेट्री, जिसको स्क्यूनेस भी कहा जाता है। इफ़ द कर्व इज डिस्टॉर्टेड वेदर ऑन द राइट साइड और ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव asymmetrical distribution which indicates that there is skewness। अगर जो कर्व है, जो डाटा है, उसको हम अगर उसमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में दिखाएं तो उसमें डाटा की कर्व बनती है, जैसे एक पहाड़ सा होता है ना, ऐसे पहाड़ सा बनता है, तो उसको हम बेसिकली स्क्यू कहते हैं। वो पहाड़ राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, तो जो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली इसी स्क्यू को कहा जाता है। इस कर्व को जो है वो हम एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इफ़ द कर्व इज़ डिस्टॉर्टेड ऑन द राइट साइड वी हैव पॉजिटिव स्क्यूनेस, और इफ़ द कर्व इज़ डिस्टॉर्टेड ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव नेगेटिव स्क्यूनेस। अगर जो स्क्यू आपका जो बना है, जो आपकी कर्व बनी है वो वो राइट साइड पे होगी, तो इसका मतलब है वो राइट साइड पे अगर ज़्यादा होगा तो इट्स मीन पॉजिटिव स्क्यूनेस है, अगर लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा होगा तो नेगेटिव स्क्यूनेस है। अब आते हैं हम जी अपने नंबर 2 पे पॉइंट पे, मतलब जो स्टैट्स की हम टाइप्स देख रहे थे। सबसे पहले हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस किया, अब हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की तरफ आते हैं। It adopts the process of generalization from small groups, for example samples to population। ये बेसिकली हमें जनरलाइजेशन प्रोवाइड करती हैं। एक प्रोसेस है जनरलाइजेशन का जिसमें हम स्मॉल ग्रुप मतलब अपने सैम्पल से पॉपुलेशन पे जनरलाइज करते हैं चीज़ों के। आपने पॉपुलेशन में से एक सैम्पल निकाला, उस सैम्पल के ऊपर स्टडी की और उसके बाद जो रिज़ल्ट्स निकले उस सैम्पल के, तो हम उसको जनरलाइज कर देते हैं पॉपुलेशन के। मतलब आपके सैम्पल में जो चीज़ मौजूद थी, उनका जैसा बिहेवियर था, तो हम कहते हैं जी इन सब का बिहेवियर, सारी पॉपुलेशन का बिहेवियर ऐसा ही होता है।
तो ये जो प्रोसेस होता है ये इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में होता है। इट ऑल्सो नोन एज सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक्स, इसको सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। इट कंसर्न्स विद टू मेजर प्रॉब्लम्स, इसका ताल्लुक दो मेजर प्रॉब्लम्स के साथ है। इन दिस हाइपोथेसिस टेस्टिंग में इसमें हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा जो सेकंड है वो एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर्स, इसमें जो पॉपुलेशन है उसका एस्टिमेट किया जाता है कि जी फर्दर इसमें क्या क्या हो सकता है, मतलब अज्यूम किया जाता है कि जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं तो इसमें ऐसा होगा या वैसा होगा, तो ये एस्टिमेशन लगाई जाती है। फिर है टेस्टिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, आपने जो हाइपोथेसिस बनाया उसको हम टेस्ट करते हैं इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए। अब हम अपने नंबर 3 पॉइंट पे आते हैं। स्टैट्स की जो तीसरी टाइप है वो है प्रिडिक्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम मैयर, इसमें जो प्रिडिक्टिव स्टैटिस्टिक्स में आ जाती हैं मैयर्स ऑफ रिलेशनशिप और कोरिलेशन। तो कोरिलेशन क्या है जी, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये इस मेथड भी था, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव मेथड में हमने पीछे इसको पढ़ा था रिलेशनशिप के मेथड में। कोरिलेशन, द वर्ड कोरिलेशन इज मेड ऑफ को मीनिंग टुगेदर एंड रिलेशन, ठीक है, एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ जो रिलेशन है वो कोरिलेशन कहलाता है। इट डिस्क्राइब्स दैट डज दीज एग्जिस्ट एसोसिएशन और कोरिलेशन बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स, ये हमें ये बताता है कि आया कि दो वेरिएबल्स या उससे ज़्यादा जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान में कोई एसोसिएशन या कोई रिलेशनशिप है। कोरिलेशन रेफर्स टू अ प्रोसेस फॉर एस्टैब्लिशिंग वेदर और नॉट रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स। कोरिलेशन एक प्रोसेस है जो कि ये बताता है कि जी दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप है कि नहीं। Here are three types of correlation: positive correlation, negative correlation and zero correlation. Positive correlation की definition है when the value of one variable increases with respect to another, जब एक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही हो और दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही हो, तो ये पॉजिटिव कॉरिलेशन है। जैसे स्मोकिंग को अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारी हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट होगा, ठीक है, अगर स्मोकिंग बढ़ा रहे हैं और हेल्थ भी हमारी अच्छी हो रही है तो इट्स मीन इसमें पॉजिटिव कॉरिलेशन है, दोनों वेरिएबल्स बढ़ रहे हैं। नेगेटिव कॉरिलेशन व्हेन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल डिक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू अनदर, एस्पिरिन रिड्यूसेस द हेडेक। तो नेगेटिव कॉरिलेशन ये कि एक जो है वेरिएबल बढ़ रहा है और तो दूसरा कम हो रहा है या इस तरह से। तो इसमें जैसे एग्जांपल है एस्पिरिन रिड्यूसेस द हेडेक, एस्पिरिन जो कि पेन किलर है, अगर उसकी हम मिकदार बढ़ाएंगे तो हमारा हेडेक रिड्यूस हो जाएगा, मतलब एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है। अब नो कोरिलेशन क्या है, व्हेन देयर इज़ नो लीनियर डिपेंडेंस और नो रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, मतलब दो वेरिएबल्स के दरमियान जब कोई भी रिलेशनशिप ना हो तो वो नो कोरिलेशन कहलाता है। अब जो रेंज है कोरिलेशन की वो कहाँ से कहाँ तक होती है, +1 से -1 तक, +1 से -1 तक। इसी तरह हम जो कि उसकी प्रिडिक्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं उसमें एक और जो आ जाता है वो है रिग्रेशन। पहले हमने कोरिलेशन की बात की, अब हम रिग्रेशन की बात करते हैं। इट इज़ अ स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ये भी जो स्टडी है ये है वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप की। इट ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रिडिक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट भी करता है कि जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफ़ेक्ट होगा, इसको प्रिडिक्ट करता है। रिग्रेशन की जो टाइप्स हैं उसमें सिंपल रिग्रेशन और रिग्रेशन एनालिसिस। सिंपल रिग्रेशन क्या है, सिंगल एक्सप्लेनेटरी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ किया जाता है स्टडी में वो सिंपल रिग्रेशन मेथड होता है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का सिंपली हम देखते हैं जी इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, तो वो जो हम उसके लिए स्टैट्स का मेथड यूज़ करेंगे वो रिग्रेशन है, सिंपल रिग्रेशन है वो। नंबर 2 पे रिग्रेशन एनालिसिस, जो कि जिसमें आता है लीनियर रिग्रेशन, नॉन लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप है वो स्ट्रेट जा रहा है बिल्कुल ठीक, मतलब ये पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकता है आपका, स्ट्रेट लाइन जो है। नॉन लीनियर जो है वो है इम्प्लाइज कर्व्ड रिलेशनशिप, उसमें कर्व्स आ रहे होते हैं, वो एक सीधा सीधा रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है।
कहीं रिलेशनशिप ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम, तो ये नॉन लीनियर है। इसकी जो लाइन है वो सीधी नहीं है। रिग्रेशन इज़ नथिंग बट ट्राई टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन और कर्व। रिग्रेशन इसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें बेसिकली देखा जाता है कि जो हमारी कर्व या हमारी जो लाइन है वो सीधी जा रही है कि नहीं जा रही। अगर बेसिकली ये जो लाइन की बात हो रही है यहाँ पे, ये इसको हम रिग्रेशन को जब हम इसका फार्मूला लगाते हैं और इसको फुली अटेम्प्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं अपने प्रॉब्लम को, तो उसके बाद हम इसको ग्राफ की सूरत में पेश करते हैं। तो उसमें हम इसको लाइन की सूरत में डिपिक्ट करते हैं अपने ग्राफ को। तो वो उससे पता चलता है जी, अगर तो लाइन बिल्कुल सीधी आ गई स्ट्रेट, तो इसका मतलब है रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। और अगर इसमें मतलब कर्व्स आ रहे हैं या टूट रही है लाइन, आगे पीछे हो रही है, तो वो नॉन लीनियर सी हो जाती है, नॉन लीनियर रिग्रेशन बन जाता है वो। तो लीनियर और नॉन लीनियर रिग्रेशन में ये डिफरेंस है। इसका जो फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन रिसर्च। स्टैटिस्टिक्स का जो रोल है वो रिसर्च में क्या है? डिज़ाइनिंग रिसर्च। ये रिसर्च को डिज़ाइन करती है, डाटा को एनालाइज करती है, और रिसर्च में जो हम कंक्लूजन्स निकालते हैं उसको ड्रॉ करने में हेल्प आउट करती है कि जी हमने रिसर्च से क्या साबित किया या हमें क्या पता चला, क्या रिज़ल्ट्स आए जो हम फाइंड आउट कर रहे थे। उसका जो हम पता चलाएंगे ओबियसली वो स्टैट्स का यूज़ करके हमें उससे पता चलेगा हमारे रिज़ल्ट्स कैसे रहे, कि जो हमने एज्यूम किया था वैसे ही रहे या उससे कोई डिफ़र हुए हमारे रिज़ल्ट्स। तो ये थी स्टैटिस्टिक्स इन रिसर्च। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गई होगी स्टैटिस्टिक्स की टाइप्स, और फर्दर उनके अंदर की जो टाइप्स थी वो हमने सारी यहाँ पे डिस्कस की हैं। तो आई होप सो कि आपके तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और आज ये हमारा यहाँ पे यूनिट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये जो पूरा यूनिट है अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।